नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी खेल प्रेमियों का कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। दिन भर की तमाम खेल खबरों को लेकर हम स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। मैं हूं आज निखिल कुमार और खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शैलेश चतुर्वेदी जी को। शैलेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और शुरुआत करते हैं मुख्य समाचार के साथ में। एशियाई खेलों के शॉटपुट चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर ने इंडियन ओपन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 76 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम दूसरी पारी में 163 रन बनाकर पवेलियन लौटी। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने हॉलैंड के टेलन ग्रिक्सपर को हराकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और भारत ने AFC अंडर-20 महिला एशियाई कप उज्बेकिस्तान 2024 क्वालिफायर राउंड 1 के ग्रुप F के मैचों के लिए 23 सदस्यीय टीम की घोषणा की। तो शैलेश जी, आज की जो हमारे पास सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि एशियाई खेलों के शॉटपुट चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर ने कल कर्नाटक के बेल्लारी में इंडियन ओपन थ्रो प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक हासिल किया। कितना मायने रखती है इनकी ये सफलता? देखिए, अच्छी बात यह है कि एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर गए और दूसरी अच्छी बात यह है कि क्योंकि पिछले साल चोट से जूझ रहे थे तो चोट से निकल के आके परफॉर्म करना इनका इस साल का पहला इवेंट है। तो पहले इवेंट में हालांकि इन्होंने बाद में कहा कि मैं 20 मीटर मार्क को पार करना चाहता था, वो नहीं कर पाया, लेकिन चोट से जूझते हुए और साथ में उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे जिससे निकल के आप आके अगर अपने पहले इवेंट में लगभग 20 मीटर के आसपास फेंक रहे हैं तो कम से कम अच्छी शुरुआत है और जहां से वो अच्छी तरह बिल्ड कर सकते हैं। और ये भी अच्छा है कि अगर आप गोल्ड इस तरह से जीतते हैं तो बहुत सारी अपनी दिक्कतों को पीछे छोड़ के जाते हैं। जो उन्होंने कहा भी कि उनकी पत्नी के साथ समस्याएं थी जिसके बाद उनका काफी समय हॉस्पिटल में बीता, ट्रेनिंग उस तरह से ठीक से नहीं कर पाए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो भले ही वो संतुष्ट नहीं हो, लेकिन कुल मिला के 2 राहत की बात है। एक, उन्होंने गोल्ड जीता, दूसरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। और इससे पहले उन्होंने कजाकिस्तान में पिछले महीने आयोजित हुई एशिया इंडोर चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। वो सिलसिला बरकरार रखा। वही जो हम लोग जो बात कर रहे थे कि चोट के बाद जो उससे निकल के आके जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने शुरू किया है वो आगे कम से कम उनके बहुत काम आएगा। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि बेल्लारी के इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में आयोजित इस प्रतियोगिता में 19.95 मीटर के एक नए रिकॉर्ड के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आप अभी 20 मीटर की बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा दूर नहीं थे 20 मीटर को पार करने के। 19.95 मीटर तक पहुंच चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये 20 मीटर का जो बेंचमार्क सेट कर रखा है उसको पार करने में सफल होंगे। बिल्कुल, उन्होंने रिकॉर्ड भी अपना ही तोड़ा है। जो पहले 19.94 था उसको उन्होंने बेहतर किया है, लेकिन जाहिर है हमेशा आपकी जो नजरें होती हैं वो ज्यादा ऊपर होती हैं और उस लिहाज से देखा जाए तो उनका डिसअपॉइंट होना स्वाभाविक है। लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे वही जो हम लोग बात कर रहे थे चोट और पर्सनल प्रॉब्लम, इनसे उबर के आने के बाद अब धीरे धीरे जैसे जैसे एशियन गेम्स नजदीक आएगा, एशियन गेम्स अब ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही महीने दूर है, तो उस समय वो अपने पीक पे आए और भारत के लिए वहां मेडल जीते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़े सा हम पीछे जाकर के देखें जो पिछले एशियाई खेल हुए उनमें जो प्रदर्शन रहा और उसके पहले भी अगर थोड़ा सा हम बात करते हैं तो बहुत ही एक बेसिक लेवल से उन्होंने शुरुआत की थी और उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने बहुत सारी दिक्कतों को झेला है, बहुत सारी परेशानियों को झेला है, उसके बाद मैं इस मकाम तक पहुंचा हूं। बिल्कुल, और खासतौर पे जो एथलीट्स के लिए चोट होती है वो बहुत ही आपको बहुत अचानक पीछे ले जाती है और उससे उबर के आके आपको परफॉर्म करना आसान नहीं होता है। तो और हर एथलीट की जिंदगी में वो दिक्कतें आती हैं। वो तेजिंदर पाल सिंह तूर की जिंदगी में भी आई हैं और बाकी लोगों की जिंदगी में आई हैं। बहुत कम एथलीट ऐसे हैं जो चोट से फ्री रह के परफॉर्म करें और उसके अलावा जो पर्सनल प्रॉब्लम जिसकी बात कर रहे हैं वो भगवान ना करे कम ही लोगों की जिंदगी में आए। कम से कम जिस समय वो एथलेटिक अपना जब खेल जीवन अपना तय कर रहे
हों। तो क्योंकि उस लिहाज से अगर आप पर्सनल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हो और साथ में अपना फोकस आपको बरकरार रखना हो, वो आसान नहीं होता है। लेकिन यही है कि आपको खेलों में सिखाया जाता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पीछे छोड़ें, आप फोकस उस पर करें जो जिससे आपको आपके देश को गर्व हो, और वही आपके साथ पूरी जिंदगी बना रहता है। जी, और श्रोताओं आपको बता दें कि एशियाई इंडोर चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता करणवीर सिंह ने भी 19.54 मीटर के प्रयास के साथ रजत पदक हासिल किया और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को पार कर लिया। 10 एथलीटों के बीच प्रतिस्पर्धा में साहिब सिंह ने 18.77 मीटर का थ्रो करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा की गैर मौजूदगी रही है पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में, लेकिन किशोर जैना ने 78.93 मीटर की दूरी के साथ जीत हासिल की और साथ ही उन्होंने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाइंग कट भी हासिल कर लिया। शैलेश जी, दो बातें आपसे मैं पूछना चाहूंगा। यहाँ पर नीरज चोपड़ा का जब जिक्र होता है तो अक्सर वो अपनी आगे की तैयारियों के लिए बहुत पहले से ही लग जाते हैं। ये जो अभी इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ और तैयारियों में लगे हुए हैं। जाहिर है वो तैयारियां कर रहे हैं और अब उन्होंने बेंचमार्क इतना ऊपर सेट कर दिया है कि जहां पे अगर आप देखें ये वाला परफॉर्मेंस वो आपको बड़ा फीका लगेगा। नीरज चोपड़ा के लिए एक अलग स्टैंडर्ड हो गया है और नीरज चोपड़ा को अब जाहिर है जिस तरह के ऊंचे उनके ख्वाब हैं, जिस ऊंचाई को वो छू चुके हैं, वहां पे उनके लिए छोटे इवेंट को कई बार मिस करना जरूरी होगा। ये भारतीय लोगों के लिए थोड़ा निराशाजनक होता है क्योंकि आप अपने स्टार को देखना चाहते हैं अपने सामने। तो जो कर्नाटका के लोग हैं, बेल्लारी के लोग हैं, वो उनको देखना चाहते होंगे, लेकिन जाहिर है आप ज्यादा उस समय देखना चाहेंगे कि एक बार फिर नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड जीत रहे हो। तो वो उस बड़े ख्वाब के लिए आपको कुछ छोटे इवेंट छोड़ने ही पड़ेंगे। वैसे भी अब ओलंपिक के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है तैयारियों के लिए, जाहिर है। और अभी यहाँ पर एक चीज और हम कहना चाहेंगे, किशोर जैना ने भी उस तरफ चलने के प्रयास शुरू कर दिए हैं और हम चाहेंगे कि उन्हें भी सफलता मिले और देश के लिए और भी मेडल्स ओलंपिक में हमें प्राप्त हों। ज्यादातर खेलों में हमने देखा है कि जब एक बड़ा स्टार आया है उसके बाद ढेर सारे लोग पीछे पीछे आए हैं और उसके बाद उसकी झड़ी लग गई है एक तरह से। तो हम उम्मीद करें कि जेवलिन थ्रो में इसी तरह से भारत के पास स्टार आते रहें। अभी हालांकि वो 80 मीटर पे भी नहीं पहुंचे, जहां नीरज चोपड़ा 90 मीटर की बात कर रहे हैं, तो वो नीरज चोपड़ा से दूरी बहुत ज्यादा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब नए स्टार आएंगे तो वो उनमें से कई लोग होंगे जो नीरज चोपड़ा के परफॉर्मेंस को क्रॉस करने के आसपास होंगे। और श्रोता आपको बता दें कि महिला जेवलिन इवेंट में करिश्मा सानिल ने 47.6 मीटर के साथ जीत हासिल की थी। और अब हम क्रिकेट की ओर अपना रुख करते हैं। तो जो आज की क्रिकेट की बात अगर करें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 76 रन का लक्ष्य दिया और भारतीय टीम दूसरी पारी में 163 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इस मैच के बारे में बहुत छोटा सा इंट्रो मैं आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद हम और जिक्र करेंगे इस पर। देखिए, बहुत मुश्किल है 76 रन पे आपका मैच जीतना, लेकिन जिस तरह की पिच है शायद 100 रन से ऊपर होता तो ज्यादा उम्मीद होती। इसीलिए क्रिकेट में कहा जाता है कि जो छोटे छोटे मोमेंट होते हैं वो जीतने बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपने कल का मैच देखा हो, रविंद्र जडेजा ने 9 बॉल पे एक विकेट मिला था। स्पिनर के लिए 9 बॉल करना एक तरह का क्राइम है। अगर वो विकेट भारत को मिलता तो शायद 20-25 रन कम होते, और अगर 20-25 रन कम होते तो हमारे लिए टारगेट 100 से ऊपर होता है ऑस्ट्रेलिया को जो हम देते। और अगर वो 100 से ऊपर होता तो जिस तरह की पिच है, जिस तरह की हमारी बॉलिंग है और पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, हमारे पास शायद जीत का चांस होता है। और हम थोड़ा सा इस पर जानकारी ले लेते हैं अपने सहयोगी विशाल से। चेतेश्वर पुजारा के अर्धशतक के बावजूद नाथन लियोन के 64 रन पर 8 विकेट की फिरकी के जादू के सामने तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम दूसरी पारी में 163 रन पर सिमट गई। अब ऑस्ट्रेलिया को 76 रन का लक्ष्य मिला है। स्पिन के अनुकूल पिच पर भारतीय बल्लेबाजों को एक बार फिर जूझना पड़ा और पुजारा के अलावा कोई भी बल्लेबाज लियोन का डटकर मुकाबला नहीं कर सका। पुजारा के अलावा सिर्फ श्रेयस अय्यर ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए। भारतीय बल्लेबाजी को खराब शॉट चयन का खामियाजा भी भुगतना पड़ा, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने शानदार क्षेत्र रक्षण किया। नाथन लियोन ने पूरे मैच में 99 रन देकर 11 विकेट चटकाए। इससे पहले भारतीय टीम बुधवार को पहली पारी में सिर्फ 109 रन पर ही सिमट गई थी, जिसके बाद बृहस्पतिवार को सुबह में तेज गेंदबाज उमेश यादव और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 197 रन पर समेटकर मेजबान टीम की वापसी की उम्मीद जगाई। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 88 रन की बढ़त हासिल की थी।
दूसरी पारी में भी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। खराब फॉर्म से जूझ रहे लोकेश राहुल की जगह टीम में शामिल शुभमन गिल एक बार फिर नाकाम रहे और लियोन की गेंद को आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में बोल्ड हो गए। लियोन ने इसके बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट किया। विराट कोहली 13 रन बनाने के बाद बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू कुहनेमैन को काफी पीछे जाकर खेलने की कोशिश में एलबीडब्ल्यू हो गए। सुबह के सत्र में उमेश और अश्विन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को समेटा। ऑस्ट्रेलिया ने दिन की सतर्क शुरुआत करते हुए पहले घंटे में 16 ओवर में 30 रन जोड़े और इस दौरान कोई विकेट नहीं गंवाया। टीम ने हालांकि इसके बाद अंतिम 6 विकेट सिर्फ 11 रन पर गंवा दिए। ऑस्ट्रेलिया ने दिन की शुरुआत 4 विकेट पर 156 रन से की थी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। शैलेश जी, आज के मैच की अगर आज के दिन की खेल की हम बात करते हैं तो भारतीय टीम ने जहां 163 रन बनाए 10 विकेट खोकर के, वहीं अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम को देखें तो आज उन्होंने 6 विकेट सिर्फ 11 रन पर गंवा दिए थे। तो ऐसे में जो 76 रन का जो टारगेट दिया है कहीं ना कहीं वो मैटर कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए कहा कि अगर वो 100 के आसपास होता तो एक आपके पास साइकोलॉजिकल आप एडवांटेज होता है कि आप ट्रिपल फिगर तक जा रहे हैं। वो 20-25 रन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉसिबल है कि 76 पे भी जीत जाए, लेकिन जाहिर है भारत को बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी और ऑस्ट्रेलिया को जैसा आज पहले सेशन में उन्होंने खराब बैटिंग की है वो करनी पड़ेगी। साथ में जो भारत की बैटिंग है उसके बारे में एक बार बात करने से बहुत जरूरी है। चेतेश्वर पुजारा के अलावा किसी ने वो नहीं दिखाया कि टर्निंग ट्रैक पे जो खराब विकेट हो उस पे कैसे बैटिंग की जाती है। हम लोग बचपन से आकाशवाणी पे कमेंट्री सुनने के आदी रहे हैं और हमेशा ये सुनते रहे हैं कि फ्लाइटेड बॉल, बैट और पैड साथ लाए, आगे निकले और गेंद को पुश किया। ये वाली चीजें कम होती जा रही हैं। जिस तरह के शॉट खेल के शुभमन गिल आउट हुए हैं और कुछ बल्लेबाज आउट हुए हैं, वो बहुत ही निराशाजनक है। शायद हम टर्निंग ट्रैक पे बैटिंग करना भूल गए हैं, जो सिर्फ चेतेश्वर पुजारा ने दिखाया कि उस पर कैसे बल्लेबाजी की जाती है। जी, वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट की ही बात करते हैं। तो न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के साथ 9 मार्च से शुरू होने वाली 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 13 सदस्यीय टीम की आज घोषणा कर दी। पहला क्रिकेट टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च में और दूसरा टेस्ट मैच 17 मार्च से वेलिंगटन में खेला जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का ही हिस्सा है, क्योंकि वर्तमान चैंपियन न्यूजीलैंड फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। लेकिन खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिए श्रीलंका को सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप करने की जरूरत है। वहीं न्यूजीलैंड अगस्त 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला खेलेगा। इस बारे में न्यूजीलैंड क्रिकेट ने आज घोषणा की है। तीनों मैच 17, 19 और 20 अगस्त को खेले जाएंगे। और इससे पहले न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के फैसलाबाद में 1996 के विश्व कप में संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। और टेनिस से पहले हम थोड़ा सा टेबल टेनिस की अगर शैलेश जी बात करें तो हमारे यहाँ वर्ल्ड टेबल टेनिस गोवा में चल रहा है। इसमें आज की तो बात हम बाद में करेंगे। कल की अगर बात करें तो कल सिर्फ मणिका बत्रा ने ही अपने 3 मैच जीते, लेकिन आज जो प्रदर्शन रहा खिलाड़ियों का, आज डबल्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा और एक तरह भारत को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुतीर्था मुखर्जी अपना मैच जीत के राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई, प्री क्वार्टर में पहुंच गई हैं और मणिका बत्रा का भी मैच चल रहा है और वो 2 गेम जीत चुकी हैं। चौथे गेम में वो तीसरा गेम हारने के बाद चौथे गेम में वो 9-7 से आगे हैं। तो उम्मीद करें कि ये मणिका अपना मैच जीतेंगी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो महिला सिंगल्स में हमारी 2 खिलाड़ी प्री क्वार्टर में पहुंच सकती है। जी, और अब टेनिस की ओर हम आ जाए तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हॉलैंड के टेलन ग्रिक्सपर को हराकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने ग्रिक्सपर को कल रात 6-2, 6-3 से हराकर एटीपी 500 टूर्नामेंट के अंतिम 8 में जगह बनाई। और क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का मुकाबला अब पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाच से होगा। और इस बीच भारत ने 7 मार्च से वियतनाम में होने वाले AFC अंडर 20 महिला एशियाई कप उज्बेकिस्तान 2024 क्वालीफायर राउंड 1 के ग्रुप F के मैचों के लिए 23 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत के अलावा मेजबान वियतनाम, सिंगापुर और इंडोनेशिया इस समूह की अन्य 3 टीमें हैं। इन प्रतियोगिताओं से आप किस तरह का फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, कोई भी मतलब इस तरह के टूर्नामेंट हमेशा आपको मदद करते हैं और वो ये माना ही जाता है कि कंपटीशन ज्यादा जरूरी है। जो पहले बहुत बड़े बड़े कैंप होते थे उसके मुकाबले कंपटीशन में हिस्सा लेना, बाहर जाना, बाहर की टीमों को अपने देश में बुलाना, वो हमेशा आपको ज्यादा मदद करता है। यानी कि अब भारतीय टीम को जिस तरह से मौके मिल रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आगे सफलता मिलने की संभावना बढ़ रही है। जाहिर है इस समय पिछले कुछ सालों से भारतीय टीम को एक्सपोजर के मामले में ज्यादातर ऐसे गेम जिसमें उम्मीदें होती हैं उसमें एक्सपोजर के मामले
मामले में उस तरह की शिकायतें अब नहीं होती जो बहुत साल पहले हुआ करती थी। और चलते चलते श्रोताओं को बता दें कि वेनेजुएला इस महीने के अंत में सऊदी अरब और उज्बेकिस्तान से मैत्री मैच खेलेगा। सभी टीमें फीफा 2026 विश्व कप क्वालिफायर के लिए तैयारियों में जुटी हुई हैं। शैलेश जी, स्टूडियो में आने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। श्रोताओं, अनुमति दीजिए निखिल को कार्यक्रम स्पोर्ट्स गन यहीं पर संपन्न करने की। फिर मिलेंगे। नमस्कार।